रतनगढ़ नाम के गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो कि बहुत गरीब थे। उनको अक्सर प्रिया की शादी की चिंता सताती थी। एक दिन उस गांव में सरकारी काम से सरकारी अफसर आया। उसने जब खूबसूरत प्रिया को देखा तो उस पर मोहित हो गया और अपने मन में सोचने लगा, लोग सच ही कहते हैं, असली खूबसूरती तो गांव में होती है। दीपक ने उस मजदूर इंसान से उसकी बेटी का हाथ मांगा और प्रिया के पिता ने भी हाँ कर दी। ऐसा कौन सा इंसान नहीं जो अपनी बेटी की सरकारी अफसर से शादी नहीं करवाएगा। फिर दोनों की शादी हो गई। फिर दीपक उसे अपने घर शहर में लेकर आ गया। पहले तो घर वालों ने उनका विरोध किया, लेकिन फिर बेटे की मर्जी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सही है, गरीब देवरानी आई है, अब इससे घर का सारा काम करवाया जा सकता है। गरीब घर की प्रिया शादी कर अमीर ससुराल आ तो गई, लेकिन उसमें और उसकी अमीर जेठानी में बहुत अंतर किया जाता था। दरअसल बड़ी बहू पल्लवी के शादी में खूब दान दहेज मिला था, लेकिन प्रिया एक जोड़े में ही ससुराल आई थी, जिस वजह से रमा उसे ताने दिया करती थी। जैसे ही एक रोज त्योहार के समय पल्लवी के घर से बहुत सामान आया, जबकि प्रिया के घर से कुछ नहीं आया। न जाने किन गरीब के घर शादी कराया। मेरा बेटा तीज त्योहार में भी इसका बाप कुछ नहीं भेजता है। माँ जी बाबूजी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है, वह इतनी दूर नहीं आ सकते। तेरे और तेरे बाप के सारे बहाने में जानती हूँ। चल जा, जाकर जल्दी खाना बना ले और बर्तन धोकर मेरे पांव दबा देना। जी माँ जी, काम चाहे बड़ा हो। यह छोटा सारा काम प्रिया को करना पड़ता था, जबकि पल्लवी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। एक दिन प्रिया अपनी जेठानी से बोली, दीदी, मुझे अपने पिताजी को फोन करना है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? दरअसल मेरा फोन खराब हो गया है। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बस इसीलिए मुझे गरीबों से नफरत है। यह आईने की मांगना शुरू हो गया। कोई जरूरत नहीं है उस भिखारी से बात करने की। जा अब जाकर काम कर। बेचारी प्रिया रोते हुए काम पर लग जाती है। उसका ध्यान उसके पिता पर ही होता है। एक दिन उसके गांव से फोन आता है, उसके पिता की मृत्यु हो गई। बेचारी प्रिया बचपन से ही बिना माँ की थी। तब उसके पिता ने ही उसके पालन पोषण किया था। दरअसल रोशनी की माँ का निधन जल्दी हो गया था, इसलिए प्रिया अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती रही। वह सोचती रही कि ससुराल जाकर अपनी सास से माँ का प्यार पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रमा देवी हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जिसे वह अपना दर्द बांट सके। सिवाय उसके पति दीपक के अलावा कोई नहीं था। दरअसल वह काम के चक्कर में हमेशा बाहर रहता था। एक दिन पल्लवी चिल्लाते हुए, अरे मेरे रूम में अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई? देखिए ना माँ जी, सुबह की कॉफी के लिए भी दोपहर तक रुकना होगा। तू रुक, अभी बताती हूँ मैं उस गरीब को। रमा ठंडा पानी बाल्टी में ले जाकर बेचारी प्रिया के ऊपर गिराती है। तुझे मैं बेड पर बैठे बैठे खाने को नहीं देने वाली हूँ। चल खड़ी हो और उठकर घर का काम कर। ओ माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी, मुझे बुखार हुआ है। ये सब नौटंकी कहीं और जाकर करना। चल उठ और काम पर लग जा तुझ गरीब को। मैं यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर दीपक आ जाता है और अपनी पत्नी के प्रति माँ और भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर गुस्से में आ जाता है। माँ, उस बेचारी की तबीयत खराब है। देखो तो वो कैसे कांप रही है। तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो। वो तो अच्छा हुआ मैं अपना फोन घर पर भूल गया और मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रहूंगा।
फिर दीपक डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। वह प्रिया को इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देते हैं। 2 दिन बाद दीपक प्रिया को लेकर सरकारी क्वार्टर में रहने चला जाता है। पल्लवी बहू तो बड़े घर की लड़की थी, तो वह कोई काम नहीं करती थी, जिसकी वजह से सारा काम रमा को ही करना पड़ता था। अब तो उसे अपनी गरीब बहू की अहमियत समझ में आने लगी। एक रोज रमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वह घर का काम करने लगी और सोचने लगी, मेरी छोटी बहू जब घर में आई थी तब से मुझे उसने एक काम करने नहीं दिया। सब कुछ कितनी आराम से संभाल लिया। और एक पल्लवी बहू है जिसे मेरी पड़ी नहीं है। काम करने के बाद रमा अपने बिस्तर पे लेट गई। वहाँ पर बुखार के कारण उसका शरीर बुरी तरह तपने लगा। अरे, पहले एक काम वाली घर से चली गई और दूसरी काम वाली यहाँ बीमार पड़ गई। बहुत जोरों की भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, बाहर से कुछ ऑर्डर करती हूँ। पल्लवी अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखकर पिज्जा खा रही होती है। यहाँ कमरे में रमा बीमार पड़ी होती है। तभी प्रिया और दीपक वहाँ पर आ जाते हैं। माँ जी, आपको कितना बुखार आया है। सुनिए जी, आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लीजिए। हाँ, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर आके दवाइयाँ दे देते हैं। फिर प्रिया उस दिन वहीं रुककर अपने सास के लिए खाना बनाती है, साथ ही उसके हाथ पैर दबा देती है और समय समय पर दवाइयाँ देती है। वहीं पर पल्लवी अपने कमरे में बैठकर बाहर से खाना मंगाती और खाती और कमरे में आराम करती। रमा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो हीरा निकली, और जिसे हीरा मानकर सर का ताज बनाया वो तो असल में पत्थर निकला। प्रिया बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ चलिए। प्रिया और दीपक रमा को अपने साथ अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर प्रिया उसकी खूब सेवा करती है। कुछ दिनों बाद दीपक का प्रमोशन हो जाता है और उसे एक बड़ा सा सरकारी बंगला मिल जाता है और खूब सारे नौकर चाकर होते हैं। अब गरीब बहू अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी, जबकि बड़ी बहू पल्लवी के पति की नौकरी चली गई और उसके पिता का बिजनेस भी डूब गया, जिसकी वजह से उसे गरीबी में रहकर गुजारा करना पड़ा। साथ ही घर के सारे काम भी उसी को करने पड़े थे। शायद इसीलिए कहते हैं, कब वक्त का पहिया घूम जाए किसी को नहीं पता। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।